हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंदर। आज देखने वाले काफ़ी इम्पोर्टेंट बीए सेकेंड ईयर के लिए बात करें पेपर, तो ये पेपर है फर्स्ट, ठीक है ना। और इसके अंदर आज देखने वाले फ्रांस, बिल्कुल हाँ फ्रांस की संसदीय व्यवस्था को देखने वाले हैं कि इसमें किस तरह से होता है। जैसे हमारी संसदीय व्यवस्था जैसे लोकसभा और राज्यसभा हैं, वैसे फ्रांस में क्या है, फ्रांस की जो व्यवस्था है वो किस तरह से है। तो अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की सदन जो संसद होती है उसमें भी 2 सदन होते हैं, उसमें भी क्या है 2 सदन है। और अगर बात की जाए तो संसद को यहाँ पे नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे इसके 2 सदन हैं, जैसे अपने लोकसभा होती है वैसे यहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा की तरह 2 सदन होते हैं। एक सदन होता है राष्ट्रीय सभा, क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय सभा। और एक है जिसका नाम है सीनेट, क्या नाम है? सीनेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वर्तमान में 1958 में बनाया गया इनका 5वां यानी 5वां संविधान चल रहा है। कौन सा संविधान है इनका? ये 5वां संविधान है, ठीक है ना। संविधान है 5वां, क्योंकि काफ़ी बार इनके संविधान है वो बदले गए हैं। तो ये वर्तमान जो संविधान है वो 5वां संविधान है। 5वें संविधान जो लागू हुआ 1958 से दी गॉल यहाँ का जो प्रमुख था उसके नेतृत्व में। तो इससे पहले ये जो सदन है इसकी जगह इससे पहले सदन था, उसका नाम था गणतंत्र परिषद, ठीक है। लेकिन अब ध्यान की मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो है इसको कहा जाता है प्रथम सदन। क्या कहा जाता है? प्रथम सदन। जैसे अब थोड़ा सा ये बता दूँ कि जैसे हमारी लोकसभा है ना, वैसे लगभग थोड़ी सी यही व्यवस्था इसमें समाई हुई है। तो प्रथम सदन कहा जाता है और दूसरा इसे कहा जाता है निम्न सदन। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि भाई फ्रांस का निम्न सदन कौन सा है? राष्ट्रीय सभा। तो जस्ट ये हो गया राज्यसभा के जैसे, यानी इसका ऐसे कहेंगे द्वितीय सदन है। ये क्या है? द्वितीय सदन। और दूसरा इसको हम कह सकते हैं उच्च सदन। क्या कहेंगे? उच्च सदन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से मैं बता दी है। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले राष्ट्रीय सभा के बारे में कि कैसे व्यवस्था होती है, यानी रचना कैसे होती है, किस तरह से राष्ट्रीय सभा का चुनाव वगैरह, कार्यकाल वगैरह वो चीज़ें होती है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने लोकसभा के जैसा ही यहाँ पे थोड़ा सा वातावरण इसमें रहेगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो प्रथम सदन है उसको हम राष्ट्रीय सभा कहते हैं। तो बात करते हैं इनके पहले सदन से, राष्ट्रीय सभा, प्रथम सदन, और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरू से, तो इनकी सदस्य संख्या कितनी है? संख्या जैसे अपने लोकसभा की बात करें तो 552 होती है, वैसे ही इनकी सदस्य संख्या कितनी है ये एग्जाम में आने लायक होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इनकी सदस्य संख्या आप 577 याद रखिएगा। अब ये जैसे अपनी लोकसभा में होता है ना कि समय अंतर बदलती है सीटें, तो वैसे इनमें भी होता है, लेकिन धीरे धीरे से बढ़ती है सीटें। जैसे जनसंख्या ज़्यादा होती है तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ जाती हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो इनकी जो सीटें हैं वह 577 सीटें हैं और इन्हीं के लिए इनका चुनाव होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा इसमें, तो इनकी धारा, इनके संविधान की धारा है 24। धारा 24 में कहा गया है कि इनका जो चुनाव है, ठीक है ना, चुनाव यानी पहला पॉइंट अपने संख्या सदस्य की होगी। तो चुनाव की बात करें तो उनका चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। अब पूछा जाए कि यहाँ पे वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष, ये सेम है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इनके सदस्यों का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक हम एक्सक्यूज करके इसको थोड़ा समझेंगे कि इसमें द्वितीय मतपत्र योजना अपनाई जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप में होता है लेकिन द्वितीय मतपत्र योजना होती है। अब आप कहेंगे द्वितीय मतपत्र योजना कैसे? तो मान लीजिए
कि इनका जो भी ये जो जहाँ चुनाव होने वाले यानी ये 577 सीटें, इनका हर जगह निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी पूरे इस फ्रांस को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। बांटने के बाद फिर जब चुनाव होता है, क्या होता है, चुनाव, तो जब चुनाव होता है, यहाँ पे समझा रहा हूँ इसको कि पहली बार मान लीजिए चुनाव हो रहा है और मान लीजिए ये क एक क्षेत्र है और क क्षेत्र से जो प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं उसमें ये रखा गया कि किस जो प्रतिनिधि खड़े हो उसमें से वही जीतेगा जिसको 50% से ज़्यादा वोट हो, 50% से ज़्यादा वोट हो, वह सदस्य क्या होगा, निर्वाचित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि कभी 2-3 ज़्यादा सदस्य होते हैं तो किसी भी मेंबर को मान लीजिए 50% वोट नहीं मिल पाता है, तो फिर क्या होता है कि दोबारा वोटिंग होती है। अब ये देखा गया है बहुत बार कि आधे सदस्य तो उनको पहले ही मत गणना की योजना में पास हो जाते हैं, लेकिन बात करें कि दूसरी बार उनको जरूरत पड़ती है मतपत्र योजना की जिनको 50% वोट नहीं मिलते हैं, और जब अगर 50% वोट नहीं मिलेंगे तो जो हारे हुए हैं या जिनको दोबारा नहीं मिले हैं उन सदस्यों का वापस क्या होगा, द्वितीय चुनाव होगा। क्या होगा, द्वितीय चुनाव, यानी दोबारा मतगणना या दोबारा वोटिंग होगी और दोबारा वोटिंग में फिर वह निर्वाचित हो जाते हैं। समझ में आ गया। पहली बार मान लीजिए जिसको 50% नहीं मिला है और जिसको मिल गया वो तो निर्वाचित हो गए, और जिसको नहीं मिलता है उनका दोबारा चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ पे 50% क्राइटेरिया रखा गया। ये थोड़ा अलग है, ये अपने न तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में, न अमेरिका की शासन व्यवस्था में, न भारत की लोकसभा में ऐसी व्यवस्था पाई गई है। द्वितीय मतपत्र राष्ट्रपति के लिए तो कभी हो हैं, राष्ट्रपति के लिए तो बिल्कुल हैं, लेकिन हम बात करते हैं प्रतिनिधि सभा के लिए द्वितीय मतपत्र योजना सिर्फ यहीं पर है। अगर प्रश्न आए तो ध्यान रखना कि किस संसदीय व्यवस्था में उनके प्रथम सदन के लिए द्वितीय मतपत्र योजना होती है या द्वितीय मतगणना होती है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सभा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ से आपको चुनाव के बारे में तो पता चल गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे हम आते हैं और इसमें आप देखिएगा कि इनके मताधिकार की आयु वगैरह भी मैंने आपको बता दी है। कार्यकाल की बात करते हैं। आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल की बात करें, आप बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ये थोड़ा इरेज कर लेता हूँ क्योंकि अपने पॉइंट बताने हैं। ओके, तो बताइए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा कि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। तो सेम यहाँ पर भी है, इनका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और अब 5 वर्ष से पूर्व क्या इसको भंग किया जा सकता है, प्रतिनिधि सभा को 5 वर्ष से पूर्व क्या भंग किया जा सकता है, लोकसभा में बिल्कुल हाँ, यहाँ पर भी बिल्कुल हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज है जो शायद और किसी में नहीं है। क्या, तो वो यहाँ पे समझा देते हैं कि जो भंग करने का जो अधिकार है वह होता है राष्ट्रपति के पास। आप कहेंगे सर ये तो अपनी भारत की व्यवस्था में भी है कि राष्ट्रपति भंग करता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते तो आपको चेंजेज आ जाएगा कि ये भंग करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, बिल्कुल भंग करता है अपने लोकसभा अपने खुद की भारत की व्यवस्था में, तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पे ये काम करता है। प्रधानमंत्री जो होता है उसकी सलाह पे काम करता है। लेकिन यहाँ पर कैसे होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो इस प्रतिनिधि सभा का जो सभापति होता है, प्रतिनिधि सभा का सभापति, पीएम, सभापति और पीएम, ये दोनों से सलाह लेने के बाद ही राष्ट्रपति है वह यहाँ की सभा को भंग कर सकता है। एक और कंडीशन कि 18 माह, जैसे मान लीजिए प्रतिनिधि सभा का भी चुनाव हुआ है तो जस्ट 6 महीने बाद ही भंग करे नहीं किया जाएगा, कम से कम 18 माह के बाद ही इसको भंग करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा एक वर्ष में 2 बार भंग नहीं किया जा सकता। तो ये तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि 1 वर्ष में 2 बार भंग नहीं किया जा सकता। और भंग करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन वह उस असेंबली के सभापति और पीएम से सलाह लेने के बाद ये कार्य करता है। तो क्या ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो गई हैं?
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल के बाद इसका जो पॉइंट आपको याद रखना है उस पर हम ध्यान दें, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है 20 से 40 दिन। अब ये क्या है समझ लीजिए। 20 से 40 दिन का मतलब है कि मान लीजिए प्रतिनिधि सभा भंग हो गई, प्रतिनिधि सभा भंग हो गई, तो भंग होती है तो उसका वापस चुनाव करवाना होगा। क्या करवाना होगा? चुनाव। तो ये वो दिन है, ये वो दिन है जिसके दरमियान वापस प्रतिनिधि सभा का चुनाव करवाना होता है। कितने दिन में? 20 से 40 दिन के मध्य। अब देखिए, अब यहाँ से आप देखें थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा कि हमारी लोकसभा को भंग करने में वहाँ के सभापति अध्यक्ष से कोई पूछा तक नहीं जाता कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है। अलग व्यवस्था है जो शायद किसी में भी नहीं है। इसके अलावा हमारी लोकसभा को भंग किया जाता है तो 6 महीने वापस चुनाव होता है। कितने महीने में होता है? 6 महीने में वापस चुनाव करवाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या रखा गया है? 20 से 40 दिन के मध्य चुनाव करवाना होता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद आप यहीं पर इस व्यवस्था में देख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, कार्यविधि काम कैसे करता है। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके पास रहता है, कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आए तो वीडियो को वापस पीछे ले जाके समझ लीजिएगा। कार्यविधि यानी ये काम कैसे करती है, कार्यविधि काम कैसे करती है, इसके बारे में आपको बता दें तो ध्यान रखिएगा कि इसके 1 साल के अंदर, ठीक है ना, 1 ईयर, 1 साल के अंदर 2 अधिवेशन होना जरूरी है। कितने अधिवेशन होना जरूरी है? 2 अधिवेशन होना बहुत जरूरी है। 1 साल में 2 अधिवेशन होंगे इनके टोटल सदस्यों का, और इसके लिए डेट भी फिक्स कर दी गई है। और ये जो डेट है वह उन्होंने 1963 के बाद फिक्स की है कि इनके 2 अधिवेशन होंगे। एक तो अधिवेशन होता है 2 अक्टूबर को और एक अधिवेशन होता है 2 अप्रैल की यहाँ पे बात की गई है कि 2 अप्रैल को होता है। कब होता है? 2 अप्रैल को। तो अब ये एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इनका जो अधिवेशन है वो 2 बार कब कब होता है? 2 अप्रैल और 2 अक्टूबर। याद रह जाएगा। वैसे 2 अक्टूबर तो याद रह जाएगा, अपने रिलेटेड है। और 1 अक्टूबर यूँ याद रहेगा कि 1 अप्रैल को फूल हो जाते तो 2 अप्रैल को समझ आती, तो अप्रैल क्या कहते हैं, हम इसको अधिवेशन करने पे बैठ जाते हैं। यानी एक बार ये ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें तो इनकी कार्यविधि में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं रखा गया, लेकिन एक जैसे होता है ना हमेशा विशेष अधिवेशन। क्या? विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन का मतलब होता है कि 2 अधिवेशन के अलावा कभी अधिवेशन की जरूरत पड़े तो क्या विशेष अधिवेशन है इनके लिए? बिल्कुल। तो विशेष अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जाएगा विशेष अधिवेशन? राष्ट्रपति के द्वारा इनका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये यहाँ पर कहा गया। लेकिन वो भी कब? राष्ट्रपति कब बुलाएगा? जब इसी सदन के बहुमत सदस्य यानी आधे से अधिक सदस्य अगर ऐसा प्रस्ताव लेके जाएं तभी राष्ट्रपति उन्हें क्या कर सकता है? उस अधिवेशन की स्वीकृति दे सकता है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कि इनके जो मेंबर है, इन मेंबर का विशेषाधिकार क्या है। इनके मेंबर के विशेषाधिकार की बात करते हैं तो इन राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब होता है कि बाकी से इन्हें क्या विशेष सुविधा होती है? VIP, ठीक है ना, विशेषाधिकार। तो जैसा कि आपको पता होगा विशेषाधिकार यहाँ पर भी वही है जैसे अपनी लोकसभा की सदस्यों को प्राप्त होते हैं कि अगर अधिवेशन चल रहा है तो उस अधिवेशन के दौरान उसे किसी भी मामले के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं, समझ लीजिएगा कि न तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसे उसके अधिवेशन के दौरान उसकी कार्यविधि में उसे बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। तो इस बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, या इसके अलावा इसके द्वारा जो भी शब्द कहा गया है उसके खिलाफ गिरफ्तार उसे नहीं किया जा सकता है। तो ये है इसके विशेषाधिकार जो आपने हर बार, जितनी बार मैंने आपको शासन व्यवस्था पढ़ाई है वहाँ पर आपने ये देखा होगा। यानी न तो गिरफ्तार किया जाता है, न बंदी बनाया जा सकता है, और न इनको बिना इनकी संसद की अनुमति के इस सदस्य को गिरफ्तार करने के बारे में ये तो सिंपली मैंने आपको समझा ही दिया है।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और दूसरा उनके संसद में बोलने के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं, यानी स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया है इसके अंतर्गत, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं ना, वैसे यहाँ के प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत सभापति होता है। क्या होता है? सभापति। तो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। सभापति। अब सभापति में थोड़ा ध्यान रखिएगा, सभापति का चुनाव कैसे होता है। सभापति का चुनाव, तो चुनाव के अंदर वही तरीका है कि अपने सदस्यों में से एक सभापति का चुनाव होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अपने सदस्यों में से, जैसे लोकसभा के अंतर्गत कैसे होता है, तो ज़्यादातर ध्यान रखिएगा इनका सभापति वही होता है जो उस पार्टी के अंतर्गत बहुमत होता है। एक थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे थोड़ा फर्क है। क्या? जैसे अपना जो सभापति होता है वह मान लीजिए बहुमत पार्टी से, लेकिन वो सभापति के तौर पे बैठता है तो वो ज़्यादा दलगत भावना नहीं आती है इसमें। लेकिन इसमें ये सभापति जो होता है वो दलीय भावना से प्रभावित होता है और अपने दल से संबंधित काफ़ी व्यवस्था कार्य प्रणालियाँ हैं वो ये हैंडल करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मंत्रिमंडल होती है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ की मंत्रिमंडल होती है वह संसद का अंग नहीं होती है। वापिस बोल रहा हूँ, यहाँ की जो मंत्रिमंडल होती है वह संसद का अंग नहीं होती है। तो फिर मंत्रिमंडलीय जो कार्रवाई होती है वह उनका सभापति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। सिर्फ 2 जगह ही ऐसा लिखा गया है, 3 जगह एक और भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है। ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड में बात करें कि जो कार्यपालिका है वो संसद का अंग नहीं होती है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे मंत्रिमंडल होती नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे बात करें मंत्रिमंडल होती है लेकिन वो संसद का अंग नहीं होती है। ठीक है, अब सभापति का चुनाव मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि इनका जो सभापति होता है कितनी एज के लिए, मतलब कितने समय के लिए होगा, तो 5 साल के लिए होगा। ये तो सिंपल थिंग्स यहाँ पे सीधी सी बताई हुई है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपको बताऊँ तो इसके अंदर इस व्यवस्था को चलाने के लिए एक तो होता है सभापति, एक क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, एक सभापति होता है। इसके अलावा सभापति के अलावा यहाँ पे उप सभापति कितने होते हैं? उप सभापति होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 उप सभापति होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 14 होते हैं सचिव। कितने सचिव होते हैं? 14 सचिव होते हैं और लास्ट में 3 होते हैं क्वेटर। अब कहेंगे सर ये क्या है, क्वेटर क्या होता है? लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा ये इनके सब पदाधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? पदाधिकारी। एक सभापति, 6 उप सभापति, 14 सचिव और 3 क्वेस्टर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सभापति स्वाभाविक रूप से ब्यूरो का प्रधान होता है, लेकिन इसके अलावा सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? उप सभापति। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा बाकी का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग। जैसे अपने यहाँ पे कोई अलग अलग विभाग का समिति का मंत्री होता है, वैसे ये सचिव वगैरह जो होते हैं वो विभिन्न संसदीय समिति के अध्यक्ष वगैरह होते हैं। लेकिन जब सभापति नहीं होता तो उप सभापति की बारी आती है, तो इनका भी वरीयता दी जाती है, वरीयता के अकॉर्डिंग होता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं सभापति का क्या कार्य होता है। सभापति का क्या कार्य होता है, क्योंकि हर जगह ये सभापति के ऊपर कार्य के बारे में पूछा जाता है। तो सभापति के कार्य की जब बात करें तो 1-2 चीज़ें जो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं कि इनके कार्यों की जब बात करें तो सभापति की जो व्यवस्था है, प्रतिष्ठा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखी गई यहाँ पे। और इसके अंदर कहा गया कि राष्ट्रीय सभा को भंग करने या संकटकाल की घोषणा करने से समय से पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा के सभापति से सलाह विमर्श करता है, जो मैंने पहले भी बताया था। इनका एक बड़ा अच्छा कार्य है परामर्शकारी शक्ति, जो बाकी किसी भी व्यवस्था में अध्यक्ष के पास नहीं होती। लेकिन यहाँ पर यह है कि जब भी इसकी संसद यानी राष्ट्रीय सभा को भंग किया जाता है तो यहाँ पे पहले सलाह विचार विमर्श किया जाता है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था में कानून का निर्माण के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने के द्वारा अमेरिका में अध्यक्ष शासन व्यवस्था अपनाई गई है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का थोड़ा रूप देखा जाता है, संसदात्मक व्यवस्था का रूप इतना अधिक नहीं देखा जाता जितना संसदात्मक व्यवस्था का अधिक्षात्मक का देखा जाता है।
इसके अलावा बात करें कि कानून निर्माण के क्षेत्र में भी स्पीकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अलावा राष्ट्रीय सभा का प्रतिनिधित्व, दूसरी बात करें इनकी सभा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। प्रतिनिधित्व के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है ना। उसकी कार्यप्रणाली को चलाने वगैरह ये काम इसके पास, ये जिम्मेदारी इसकी होती है। फिर दलीय दृष्टिकोण की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ का ये दलीय दृष्टिकोण इसमें पाया जाता है। दलीय दृष्टिकोण पाया जाता है और दलगत नीति से प्रभावित होता है। ये क्या होता है? दलगत नीति से प्रभावित। ये थोड़ा एक बहुत ही अलग व्यवस्था है, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, वो समझ जाइएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सभा, यहाँ पर होती है कंप्लीट, ठीक है। अब राष्ट्रीय सभा के बाद हम आगे देख रहे हैं, नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि इनका जो दूसरा सदन है उसको हम देख रहे हैं, काफ़ी शॉर्ट एंड ईजी में देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इनका दूसरा सदन क्या है। जैसे अभी मैं बताया था, अमेरिका का द्वितीय सदन का जो नाम है सीनेट ही है। जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें, फ्रांस की बात करें या अमेरिका की, उनका द्वितीय सदन सभी में सीनेट नाम है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सीनेट के बारे में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा सीनेट के अंतर्गत सीनेट। अब सीनेट सबसे पहले बात करते हैं इनकी सदस्य संख्या कितनी है। सदस्य संख्या अपनी जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या को देखा जाए तो एक थोड़ा सा बताऊंगा कि जो अभी राष्ट्रीय सभा को पढ़ा है वहाँ पे वो सदस्य किस आधार पे चुने जाते हैं, तो जनसंख्या के आधार पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सदस्य है उसके राज्यों की प्रतिनिधित्व के आधार पे होता है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ों में फर्क पता होना चाहिए। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इनकी सदस्य संख्या 230 निश्चित की गई है। 230 सदस्य निश्चित किए गए, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और जैसे कि इनका चुनाव की बात करें तो चुनाव के अंतर्गत वही सिस्टम है जैसे अपनी राज्यसभा का होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कार्यकाल। तो कार्यकाल में बता देते हैं कि ये जो सीनेट है यानी ये जो सदन है वो सदन तो होता है स्थायी, जैसे राज्यसभा स्थायी है वैसे, लेकिन इनके जो सदस्य होते हैं ना, सदस्यों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 9 वर्ष। ये थोड़ा फर्क है, जैसे अपने राज्यसभा में तो 6 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा ही ये सदन है लेकिन 9 वर्ष होता है। अब ध्यान रखिएगा कि प्रति 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे अपने राज्यसभा में क्या होता है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी रिटायर्ड होते हैं और नए आते हैं। वैसे ही इनके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद रिटायर्ड और नए सदस्य आते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इनके सदस्यों का कार्यकाल भी ध्यान रखिएगा कि 9 वर्ष होता है, क्योंकि बाकी सदस्य का जहाँ देखा इतना कार्यकाल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा एज के सदस्य, मतलब काम करने के दौरान ये अपने सीनेट के मेंबर है जो 9 वर्ष कार्यकाल है। अब बात करें 9 वर्ष और किस कहाँ होता है, तो यूएनओ की जो न्यायपालिका होती है उसके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं वो 9 वर्ष के लिए होते हैं। तो इसका मतलब एक कॉमन चीज़ वो वहाँ से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने बता दी, तो पूछा जा सकता है कि क्या ये सीनेट को भंग किया जा सकता है, सीनेट को भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि अनुच्छेद धारा 12 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय परिषद को विघटन कर सकता था, यानी इससे पहले जो ये अंग था उसको भंग कर सकता था, लेकिन सीनेट को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये स्थायी सदन होता है, यानी परमानेंट। एक बार बन गया तो दोबारा कभी नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं योग्यता। सदस्यों की योग्यता। अब आप कहेंगे सर आपने उसमें तो योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, तो योग्यता में ऐसा है कि लगभग दोनों में कॉमन है, लेकिन एक फ़र्क है कि जैसे अपने राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कोई व्यक्ति को कितनी उम्र का होना जरूरी होता है? 30 वर्ष होता है। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फर्क है, क्या रखा गया है? 35 वर्ष।
क्या रखा गया है, 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं की गई है, सिर्फ ये बताया गया है कि सदस्यों की योग्यता 35 वर्ष होगी। इसके अलावा इनकी योग्यता के बारे में जो नियम कायदे हैं, यानी विधिवत संवैधानिक कानून के तहत इनकी योग्यता निश्चित की गई है, ठीक है ना। तो ये बताया नहीं गया है कि और क्या योग्यता है, बट ये बताया गया है कि 35 वर्ष है। उसमें बात करा जाए तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जस्ट 5 साल है वो आप काउंट कर लीजिएगा, तो सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये रखा गया है। फिर है वेतन, तो वेतन भत्ते के बारे में भी ये नहीं कहा गया कि इतना वेतन मिलता है, वो नहीं कहा गया है। इसमें भी ये कहा गया है कि संसदीय व्यवस्थाओं के द्वारा इन्हें वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधा दी जाती है, अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके डिस्क्लोजर मैंने समझा दी है, जहाँ से ध्यान रखिएगा। अब लास्ट एक बात और रह गई है, जैसे वहाँ पर सभापति होता है, वैसे यहाँ पर भी एक सभापति होता है। क्या होता है? सभापति। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लास्ट अपना रह गया सभापति के बारे में, क्योंकि इनकी जो शक्तियाँ हैं फ्रांस के इन दोनों व्यवस्थाओं की, यानी संसद की शक्तियाँ हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम देख लेते हैं कि यहाँ का जो सभापति होता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभापति के बारे में। सभापति, ठीक है, तो ध्यान रखना प्रति 3 वर्ष के लिए सभापति होता है, यानी हर 3 वर्ष में यहाँ का सभापति बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? भारत में पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति। अब आप कहेंगे पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? पदेन सभापति का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो किसी पद पे हो तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसे दूसरा पद प्रदान हो जाता है, तो इस तरह से उसे पदेन कहते हैं। मतलब भारत के अंदर जो उपराष्ट्रपति जो होता है ना, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति बनते ही उसे स्वतः ही राज्यसभा के सभापति मान लिया जाता है, तो इसलिए वह क्या कहलाता है? पदेन सभापति। खुद ब खुद उसे किसी पद की सभापतित्व मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर सभापति इन्हीं के सदस्यों में से बनता है। तो ध्यान रखें कि चतुर्थ गणतंत्र में व्यवस्था यहाँ पर अलग थी, लेकिन इसमें फिर जो पंचम गणतंत्र था उसमें कहा गया कि संविधान की धारा 7 के द्वारा अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अधिकार और प्रतिष्ठा के बारे में काफ़ी वृद्धि करते हुए सीनेट की सभाओं का सभापतित्व सभापति होने के नाते उसके द्वारा किया जाएगा, और राष्ट्रीय सभा को भंग करने और संकटकाल की घोषणा से समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा और सीनेट दोनों ही के सभापतियों से परामर्श लेता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ कही गई है, जो ध्यान रखिएगा कि एक तो इनके कार्यकाल की बात करें, चुनाव जो होता है, तो चुनाव की बात करते हैं सदस्यों में से चुनाव होता है। इसके अलावा काम क्या करता है? बस वही सिंपल थिंग्स है कि शांति एक व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है। इसके अलावा सभापतित्व करता है। क्या करता है? सभापतित्व करता है। इसके अलावा ये भी परामर्शकारी भूमिका निभाता है। परामर्शकारी भूमिका मतलब जब राष्ट्रीय सभा को भंग किया जाता है, राष्ट्रीय सभा, तो उसको भंग करने से पहले राष्ट्रपति जो होता है वह इनके सभापति से भी परामर्श लेता है। तो ये एक अलग हो गया, ठीक है, समझ में आ गया कि परामर्शकारी होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ का जो सभापति है उसे मनोनीत करने का अधिकार है। किसको? सदस्यों को मनोनीत का अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है, मनोनीत करने का अधिकार। आप कहेंगे सर कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो ये यहाँ पे सदस्य हैं 3, लेकिन ये सदस्य कौन सी? तो संवैधानिक परिषद में। इनके लिए नहीं, इनके लिए तो
अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, कितने मेंबर होते हैं 230, लेकिन जिनकी जो संवैधानिक परिषद होती है उनके लिए व्यवस्था की गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी आपसे मैंने शेयर कर दी है, और इससे संबंधी और कोई अगर आपकी डाउट हो या कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो ज़रूर आप सलाह कर लीजिएगा या फिर कमेंट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आज के इस टॉपिक से अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी है। एक थोड़ा सा अपनी भारत की शासन व्यवस्था के अंतर्गत बता देते हैं। तो वहाँ पर जो मनोनीत करने का अधिकार वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। और लोकसभा की बात करें तो कोई सदस्य मनोनीत नहीं करता है। आप कहेंगे ये सिस्टम तो था, लेकिन सिस्टम कैंसिल कर दिया गया। संविधान का 104वां संशोधन जो था, 104 या 300 कन्फ्यूजन है, उसके तहत ये जो आंग्ल समुदाय को जो लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास फ्रेंच संसद, जिसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शक्तियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।